हेलो गाइस। मैं हूं आपकी एजुकेटर मायक जी और मैं लेके आई हूं आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर सेल बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे आरआरएनए एंड टीआरएनए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो आरएनए होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आरएनए जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जेनेटिक आरएनए और एक होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। जो नॉन जेनेटिक आरएनए होता है वो अगेन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है आरआरएनए, एक होता है टीआरएनए और एक होता है एमआरएनए। एमआरएनए हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम टीआरएनए और आरआरएनए के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम आरएनए के टाइप्स पढ़ रहे थे, जैसे कि सजीवों में पाए जाने वाले आरएनए को मुख्यतः 2 श्रेणी में विभक्त किया गया है। आनुवंशिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए और आनुवंशिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए। ये हमने कल की स्लाइड में कवर किया था, उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि जो आज हम आरआरएनए और टीआरएनए पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा क्लियर रहेगा, समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। फिर बात करते हैं आनुवंशिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए। ऐसा आरएनए जो कि आनुवंशिक रूप से आनुवंशिक पदार्थों के रूप में कार्य करता है, जैसे कि सम प्लांट वायरस और सम एनिमल वायरस के अंदर और कुछ जीवाणु भोजों के अंदर देखने को मिलता है। जहाँ पर डीएनए एब्सेंट होता है उस जगह पर आरएनए जो होता है वो आनुवंशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का काम करता है और ये कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और कभी कभी क्या होता है, इसका जो सिंगल स्ट्रैंडेड जो होता है वो इस तरह से कुंडलित हो जाता है कि हमें फील होता है कि आरएनए जो है क्या ऐसा है, डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है बस। तो जेनेटिक आरएनए की बात करें तो अधिकांश पादप वायरस, कुछ प्राणी वायरस तथा कुछ जीवाणु भोजों में डीएनए अनुपस्थित होता है, अतः इनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के का कार्य करता है। इनमें पाया जाने वाला आरएनए एक सूत्री या द्विसूत्री होता है, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। जब आरएनए द्विसूत्री होता है तो इनमें डीएनए के समान युग्मन देखने को मिलता है। फिर आते हैं आनुवंशिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए। ऐसे सजीव, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्या पाया जाता हो? डीएनए पाया जाता हो आनुवंशिक जेनेटिक मटेरियल के रूप में, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। तो वहां पर जो आरएनए होता है वो कैसा होता है? नॉन जेनेटिक होता है, जो मेनली क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। और ये अगेन 3 टाइप का होता है, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आनुवंशिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए जिन भी सजीवों में डीएनए अनुपस्थित आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है उनमें उपस्थित आरएनए आनुवंशिक होता है। आरएनए का निर्माण डीएनए से अनुलेखन द्वारा होता है। ये आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। सामान्यतः आनुवंशिक आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। नॉन जेनेटिक आरएनए के टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो टाइप है उनका संदेशवाहक आरएनए, मैसेंजर आरएनए, जिसको हम कहते हैं एमआरएनए। सेकंड टाइप है ट्रांसफर आरएनए, जिसे हम कहते हैं टीआरएनए। और थर्ड है राइबोसोमल आरएनए, जिसे हम आरआरएनए के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं एमआरएनए की। एमआरएनए के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। हमें पता है कि जो 5 प्राइम एंड होता है एमआरएनए का और 3 प्राइम एंड होता है, वहां पर स्ट्रक्चर में विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे 5 प्राइम आरएनए जो होता है वहां पर 7 मेथाइल गुआनोसिन सीक्वेंस देखने को मिलता है, जो कि एक कैप का फॉर्मेशन करता है। ये जो कैप होती है वो 5 प्राइम एंड पर देखने को मिलती है और इसी कैप के ऊपर राइबोसोम बाइंडिंग साइट देखने को मिलते हैं। इसी कैप पर राइबोसोम बाइंडिंग साइट देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा हम आगे जाते हैं तो एक रीजन आता है जो कि क्या होता है? कोडिंग रीजन कहलाता है और कोडिंग सीक्वेंस वहां पर देखने को मिलता है। कोडिंग सीक्वेंस में सबसे पहला जो कोडन देखने को मिलता है वो होता है AUG। ये एक तरह का कैसा कोडन है? स्टार्ट कोडन है। फिर कोडिंग सीक्वेंस, फिर जहाँ पर कोडिंग सीक्वेंस खत्म होता है वहां पर स्टॉप कोडन देखने को मिलते हैं। स्टॉप कोडन अगेन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है AUG, एक होता है, एक सेकेंड, जो स्टॉप कोडन होता है वो 3 प्रकार का होता है।
एक होता है एक, एक होता है UAA जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। दूसरा टाइप जो होता है उससे कहते हैं हम UAG, और एक और होता है जिसे UGA कहते हैं। ये तीनों क्या है, स्टॉप कोडन है। UAA को ओक्रिक कहा जाता है, UAG को अंबर कहा जाता है, UAG को अंबर कहा जाता है, और UGA को क्या कहा जाता है, ओपिल कहा जाता है, और इनको नॉनसेंस कोडन के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है, और इसके 5 प्राइम एंड पर पॉली ए टेल देखने को मिलती है। ये कौन सा आरएनए है, mRNA, यूकैरियोटिक mRNA की बात है। प्रोकैरियोटिक mRNA होता है तो वहां पर कई सारे कोडिंग सीक्वेंस देखने को मिल जाते हैं जो कि आगे जाकर प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। जो कोडिंग सीक्वेंस होता है वही क्या करता है, आगे जाकर प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, इसी से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए की, जिसे कि हम क्या कहते हैं, आरआरएनए कहते हैं। ये जो आरआरएनए होता है, आरआरएनए का जो निर्माण होता है केंद्रिका में होता है, और वो भी किससे होता है, डीएनए से होता है। न्यूक्लियस के अंदर होता है और वो भी किससे होता है, डीएनए से होता है। और ये मेनली क्या काम करता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करवाता है। जो भी टोटल आरएनए है 100% आरएनए, उसका 80% क्या होता है, आरआरएनए देखने को मिलता है। फिर मैं अगर बात करूं कि जो आरआरएनए जो होता है वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है, स्थायी रूप में देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा स्थायी होता है, तभी तो 80% देखने को मिलता है। और ये ज्यादा टाइम के लिए क्या होता है, एक्टिव होता है, क्योंकि हमें पता है कि कंटिन्यूसली किसका फॉर्मेशन होता रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती रहती है। तो ज्यादातर टाइम के लिए एक्टिव जो आरएनए होगा वो कौन सा होगा, आरएनए होगा। अगर मैं बात करूं इसके मोलिकुलर वेट की, तो आरएनए होता है, इसका मोलिकुलर वेट 40,000 से 1 लाख तक का हो सकता है। फिर बात करते हैं कि अगर यदि यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो आरआरएनए होता है, उस आरआरएनए के जो घटक देखने को मिलते हैं, कण देखने को मिलते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो 28S एक देखने को मिलता है, 18S और एक देखने को मिलता है 15.8S, और एक देखने को मिलता है 5S कणों के रूप में देखने को मिलता है। 28S, 18S और 15.8S और 5S के रूप में देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करूं प्रोकैरियोट के अंदर ये केवल 2 ही रूपों में देखने को मिलता है, 2 ही कणों के रूप में देखने को मिलता है। इसके 2 अणु होते हैं, एक तो होता है 23S और एक होता है 16S। आरआरएनए जो है उसका कोई एक जो अणु होता है, अभी हमने बताया ना 28S, 18S, 15.8S, 5S, 23S, 16S, इनमें से ही कोई एक अणु जो क्या होता है, ये जो डीएनए है, इस डीएनए से जो mRNA का फॉर्मेशन हो रखा है, इस mRNA को रिलीज करवाने में हेल्प करता है, चलिए नोट्स में देखते हैं। राइबोसोमल आरएनए जिसे हम कहते हैं आरआरएनए, आरआरएनए का निर्माण केंद्रिका में डीएनए से होता है तथा प्रोटीन के संश्लेषण में विशेष रूप से सहायक होता है। कोशिका में पाए जाने वाले संपूर्ण आरएनए का यह लगभग 80% होता है। यह आरएनए का सबसे स्थायी रूप होता है तथा सर्वाधिक समय तक क्रियाशील होता है। इसका आणविक भार 40,000 से 1 लाख तक होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम में आरआरएनए 28S, 18S, 15.8S तथा 5S कणों के रूप में मिलता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसके केवल 2 अणु 23S व 16S होते हैं। आरआरएनए का कोई एक अणु डीएनए से mRNA को मुक्त करने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं कि टीआरएनए, आरआरएनए इतना ही था। अब इसके बाद हम बात करते हैं टीआरएनए। टीआरएनए क्या होता है, टीआरएनए जिसका नाम से ही कंफर्म हो रहा है कि ट्रांसफर करना, ट्रांसफर आरएनए है, स्थानांतरण करना। तो ये क्या स्थानांतरण करता है,
टीआरएनए जो है वो क्या स्थानांतरण करता है, तो ये एमिनो एसिड जो होते हैं उनका स्थानांतरण करता है, जिससे कि आगे जाकर क्या बने, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो और वो पॉलीपेप्टाइड चेन किस में कन्वर्ट हो जाए, एक प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो टीआरएनए के नाम से पता चलता है कि स्थानांतरण करता है, पर किस चीज का करता है, ये एमिनो अम्लों को स्थानांतरण करता है ताकि क्या हो जाए, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाए। अगर मैं बात करूं, ये जो आरएनए होता है इसको हम सोल्यूबल आरएनए भी कह सकते हैं या फिर एस आरएनए भी कह सकते हैं। उसके अलावा इसको सुपरनेट आरएनए भी कहा जाता है और इसको अडेप्टर आरएनए भी कहा जाता है, क्योंकि एमिनो एसिड को अडेप्ट करवाता है। सुपरनेट ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके अलावा ये सोल्यूबल होता है, इसलिए इसको एस आरएनए भी कहा जा सकता है। तो स्थानांतरण आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए केंद्रक में डीएनए टेम्पलेट पर इनका निर्माण होता है तथा ये अमीनो अम्ल को प्रोटीन स्थल पर पहुंचाते हैं। मतलब अमीनो अम्ल का स्थानांतरण कहाँ कर देते हैं, प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर कर देते हैं। इन्हें विलयशील आरएनए, सोल्यूबल आरएनए, एस आरएनए या सुपरनेट आरएनए या अडॉप्टर आरएनए भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये जो आरएनए है वो 100% आरएनए के कितना परसेंट देखने को मिलता है, तो ये 10 से 15% देखने को मिलता है, जबकि आरएनए कितना देखने को मिल रहा था, कंप्लीट 80% देखने को मिल रहा था, 80% देखने को मिलता है, और ये कितना है, 10 से 15% ही देखने को मिलता है। ये आरएनए जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए है। और इसका अगर मैं बात करूं, ये कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, तो ये 75 से लगाकर 90 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। और इसके मोलिकुलर वेट की बात करें तो इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 25,000 से लगाकर 40,000 डाल्टन तक हो सकता है। मतलब 25,000 से लगाकर 40,000 डाल्टन तक इसका मोलिकुलर वेट देखने को मिलता है। जो हमारी एक सेल है, उस सेल के अंदर 60 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। इतने प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं और इनका जो सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट है वो कितना होता है, इनका सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट 4s होता है। s जो है क्या है, सेल/यूनिट है। फिर बात करते हैं जो टीआरएनए होता है उसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो टीआरएनए कुछ इस तरह से होता है, एक सेकेंड, जो टीआरएनए कुछ इस तरह से होता है। जिसके 3 प्राइम पर CCA देखने को मिलता है और इसके 5 प्राइम सिरे पर ग्वानिन देखने को मिलता है, ग्वानिन देखने को मिलता है। ये कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन ये बहुत सी जगह पर फलित हो जाता है, जिससे हमें कैसा देखने को मिलता है, डबल स्ट्रैंडेड फील होता है। इससे कि ये जो संरचना है उसके लिए एक साइंटिस्ट आते हैं होली, वो बताते हैं 1665 के अंदर कि टीआरएनए जो है वो क्लोवर लिफ मॉडल के जैसा है। इसके आगे संरचना को कैसे समझाया इन्होंने, क्लोवर लिफ मॉडल के रूप में समझाया, क्योंकि ये इतनी जगह से वलित होता है कि एक क्लोव लिफ जो पत्ती होती है जो मुड़ जाती है, क्लोड हो जाती है, उसके जैसा दिखता है। चलिए नोट्स में देखते हैं। संपूर्ण आरएनए का लगभग 10 से 15% भाग होता है। ये सबसे छोटे प्रकार के आरएनए हैं जिनमें 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं तथा इनका आणविक भार 25,000 से 40,000 डाल्टन तक होता है। कोशिका में लगभग 60 विभिन्न प्रकार के टीआरएनए अणु पाए जाते हैं जिनका उत्सर्जन स्थिरांक सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 4s होता है। टीआरएनए के 5 प्राइम सिरे पर ग्वानिन क्षार तथा 3 प्राइम सिरे पर अयुग्मित CCA क्षारक होते हैं।
यह एक सूत्री सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन कुछ स्थानों पर वलित होकर द्विकुंडलित हो जाता है। जहां से ये मुड़ता है उस जगह पर कैसा देखने को मिलता है, डबल स्ट्रैंडेड देखने को मिलता है। होली तथा उसके सहयोगी हॉली एट ऑल ने 1965 में टीआरएनए की आणविक संरचना को समझाने के लिए क्लोवर लीफ मॉडल प्रस्तुत किया था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जो कि एक नया आरएनए बताते हैं। ये जो होली है ना, यही, और इसके साथ में इसके जो सहयोगी थे उन्होंने मिलकर एक इष्ट जो है उसके उसके एलेनाइल टीआरएनए को देखा और उसकी संरचना बताई। इसलिए इनको होली को 1968 में नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने क्या बताया कि जो एलेनाइल टीआरएनए है वो कितने न्यूक्लियोटाइड, 77 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, जिसमें असामान्य न्यूक्लियोटाइड भी होते हैं, जिसके अंदर असामान्य न्यूक्लियोटाइड भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसके अंदर एक रीजन देखने को मिलता है जिससे हम क्या कहते हैं, मैं डायग्राम से और ज्यादा अच्छे से समझा सकती हूँ। एक सेकंड में आपको डायग्राम बना के फिर समझाती हूँ। तो जैसे कि ये इसका 3' है, तो इस तरह से ये देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर एक छोटी सी भुजा या लूप देखने को मिलेगी, और इस लूप के नीचे इस साइड पर एक एंटी कोडॉन लूप देखने को मिलेगा, जो कि 7 नाइट्रोजन बेस पेयर का मिलके बना हुआ होता है। फिर इस स्थान पर आगे जाकर DHU लूप देखने को मिलता है, जो कि 8 से 12 क्षारक युग्मों से मिलकर बना होता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर 5' एंड देखने को मिलता है। तो इस तरह की हमें संरचना देखने को मिलती है। तो इन्होंने बताया कि ये जो आरएनए है इसके अंदर हमें बहुत सारी संरचनाएं देखने को मिलती है अलग अलग टाइप की। जैसे कि इसमें सूडो यूरिडीन देखने को मिलता है, DHU जो रीजन देखने को मिलता है, इनोसिन देखने को मिलता है, राइबोथाइमिडिन देखने को मिलता है, मिथाइल ग्वानोसिन देखने को मिलता है। इतनी सारी संरचनाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके द्विकुंडलन के अंदर हमें 4 भुजाएं देखने को मिलती हैं, और 4 भुजाएं जिसमें 3 हमें 3 जो भुजाएं होती हैं उनके अंदर एक एक लूप देखने को मिलता है। इन तीनों भुजाओं में क्या देखने को मिलता है, एक एक लूप देखने को मिलता है। जो 3' वाला जो सिरा होता है उसको हम एक्सेप्टर आर्म कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है वो एमिनो एसिड को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, यहीं से आकर एमिनो एसिड जुड़ता है। फिर अपन बात करते हैं इसका जो जस्ट इसके अपोजिट साइड में हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलती है, एंटी कोडोन आर्म देखने को मिलती है, जो कि 3 अयुग्मित जो नॉन पेयर्ड कोडोन होते हैं, क्षारक होते हैं, उनसे मिलकर बनी होती है, जिससे हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। फिर इस एंटी कोडोन भुजा के बाद यहाँ पर 3 होते हैं ना, वो से मिलकर बनी होती है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है ये जो होते हैं जो mRNA होते हैं ना, उससे जुड़ने के लिए इसको tRNA को मदद करते हैं, क्योंकि इसका सप्लीमेंट्री ही इसके अंदर पेयरिंग देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं इसका जो पार्श्व वाला भाग होता है, वहां पर इसको टी साइट की भुजा देखने को मिलती है। इसकी सहायता से जो tRNA जो होता है वो किससे, राइबोसोम से बाइंड हो सकता है, राइबोसोम से बाइंड हो जाता है। उसके जस्ट अपोजिट में हमें DHU जो है वो आम देखने को मिलती है, जहां पर एक विशिष्ट क्षार का अनुक्रम देखने को मिलता है, और ये जो अनुक्रम होता है वो एमिनो एसिड जो होता है उनके जुड़ने के लिए निर्देश करता है। इन चारों भुजाओं को अपन ये भी कह सकते हैं कि एक्सेप्टर आर्म्स को हम कह सकते हैं कि एमिनो एसिड अटैचमेंट साइड, और फिर जो टी साई सी जो भुजा है उसको हम कोडोन अभिज्ञान स्थल, कोडोन रिकॉग्नाइज साइट भी कह सकते हैं। और इसके बाद की जो भुजा है, इसकी जो साइड की भुजा है, सॉरी ये वाली THU को हम क्या कह सकते हैं, कोडोन रिकॉग्नाइज सेल कह सकते हैं, और टी साइज सी जो भुजा है उसको हम कह सकते हैं राइबोसोम रिकॉग्नाइज साइट कहते हैं। और उसके अलावा जो लास्ट जो भुजा बची है एंटीकोडोन, उसे हम कह सकते हैं रिकॉग्नाइज साइट कह सकते हैं। तो चलिए
देखते हैं नोट्स में। इन्होंने ईस्ट के एलिनेटेड टीआरएनए एलेनाइल टीआरएनए की संरचना बताई, टीआरएनए की संरचना बताई, जिसके लिए इन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जैसे कि हम भी डायग्राम बता रहे थे, इसको ये देखो एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट है, ये जो टी छोर पर देखने को मिलती है इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सेप्टर आर्म कहते हैं। फिर इस साइड में जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये वाली जो साइड है, ये वाली, इसको टी साइज सी लूप के नाम से जाना जाता है। और ये लूप जो होता है वो 7 जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उनसे मिलके बना होता है। और इस लूप को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम रिकॉग्नाइज साइट के नाम से जानते हैं। इसके पास में एक छोटा सा लूप होता है जिसे हम या तो स्मॉल आर्म कहते हैं या फिर इसको क्या कहते हैं, लूप कहते हैं या लंप कहते हैं। उसके बाद इसके नीचे क्या देखने को मिलती है, एंटीकोडन साइट देखने को मिलती है, जो कि एक ट्रिपलेट से मिलकर बनी होती है। ये देखो, ये पूरा ट्रिपलेट है। और इसके ये एंटीकोडन लूप जो होता है, ये पूरा एंटीकोडन लूप जो होता है वो 7 नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है। और यहाँ पर एंटीकोडन साइट देखने को मिलती है, जिससे क्या होता है कि जो mRNA के अंदर जब जैसे ही tRNA mRNA के ऊपर रन करता है, तो जैसे ही इसके एंटीकोडन इसको दिखते हैं, इसकी विपरीत साइड इसको दिखती है और उसी से ये नाइट्रोजन क्षारक दिखते हैं, उसी से ये क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कोडोन रिकॉग्नाइज साइट, जिसको हम क्या कहते हैं, DHU कहते हैं। ये जो होता है DHU पूरा लूप है, ये DHU लूप जो है वो पूरा, ये जो DHU लूप है वो पूरा किससे बना होता है, 8 से 12 नाइट्रोजन बेसेस से मिलके बना होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कोडोन रिकॉग्नाइज साइट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है। फिर इसका जो 5 प्राइम होता है, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ग्वानिन देखने को मिलता है। तो यही स्ट्रक्चर में अपन ने देखा था, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है जिसमें हम ऐसा बताया। ये स्ट्रक्चर बताने वाले कौन थे, हॉली थे। कब बताया था, 1965 के अंदर बताया था। कौन इसके अंदर बताया था, ईस्ट के अंदर बताया था। उनको नोबेल प्राइज कब मिला था, 1968 के अंदर इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। फिर अपन बात करते हैं और थ्योरी में पढ़ लेते हैं कि एलिनेटेड टीआरएनए में 77 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, जिनमें कुछ असामान्य न्यूक्लियोटाइड भी होते हैं, जैसे कि शुडो यूरिडीन, डाईहाइड्रोयूरिडीन, DHU, इनोसिन, राइबोथाइमिडीन, मेथाइल ग्वानोसिन आदि। जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर देख लेते हैं, इस डायग्राम के अंदर हमने अभी जो डायग्राम डिस्कस किया वही है। अब इस जगह पर देखने को मिलता है कि इस जगह पर अमीनो अम्ल जो होते हैं संलग्न होते हैं। ये जो होता है THU जो कि 7 क्षारक से मिलकर बना होता है। राइबोसोमल अभिज्ञान स्थल यहाँ पर देखने को मिलते हैं, छोटी भुजा और लूप लंब देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एंटीकोडन स्थल देखने को मिलते हैं, एंटीकोडन लूप 7 क्षारक देखने को मिलते हैं और एंटीकोडन देखने को मिलते हैं। और कोडन स्थल अभिज्ञान देखने को मिलता है, DHU लूप 8 से 12 क्षारक का देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक सीक्वेंस देखने को मिलता है, CCA, ये सीक्वेंस 3 प्राइम पर देखने को मिलता है। और इसी सीक्वेंस की वजह से 3 प्राइम को क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर आर्म के नाम से जानते हैं। और इसका 5 प्राइम पे होता है, वहां पर क्या देखने को मिलता है, इक्विवेलेंसी देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि जो हमें असामान्य जो शुडोयूरिडीन, डाईहाइड्रोयूरिडीन, DHU, इनोसिन, राइबोथाइमिडीन और मिथाइल ग्वानोसिन जो है वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, किन किन भुजाओं के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम कि जो टी साइज सी लूप है, इसके अंदर हमें टी से राइबोथेने और साइज से क्या है, शुडोयूरिडीन देखने को मिलता है। फिर अपन बात करते हैं कि जो ये जो लूप है, यहाँ पर हमें डाई हाइड्रोजन यूरिडीन देखने को मिलता है। और एंटीकोडन लूप के अंदर हमें इनोसिन देखने को मिलता है। और 5 प्राइम पर हमें क्या देखने को मिलता है, मिथाइल ग्वानिन देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, शुडोयूरिडीन साई जो होता है वो टी साई लूप में मिलता है। डाईहाइड्रोयूरिडीन जो लूप डी है वो DIHU लूप में देखने को मिलता है, जिसको हम DHU लूप भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद हमें इनोसिन आई जो देखने को मिलता है वो एंटीकोडन के अंदर देखने को मिलता है। राइबोथाइमिडीन जिससे टी कहते हैं, ये कहाँ देखने को मिलता है, टी साइज सी लूप के अंदर देखने को मिलता है। और मिथाइल ग्वानोसिन जो है वो MG लूप के अंदर देखने को मिलता है 5 प्राइम के ऊपर।
उसके बाद हम बात करते हैं कि जो टीआरएनए में 4 द्विकुंडित भाग या भुजाएं होती है, जिनमें से 3 द्विकुंडित भुजाओं में से प्रत्येक भुजा में एक लूप भी होता है। जैसे कि हमने भी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि जो डायग्राम था उसके अंदर हर एक भुजा के अंदर अपने लूप देखा था। 3 छोर की तरफ वाली भुजा को ग्राही भुजा एक्सेप्टर आर्म कहते हैं, क्योंकि इसके 3 प्राइम सिरे पर एक विशिष्ट एमिनो अम्ल आकर जुड़ता है। फिर बात करते हैं जो छोर के विपरीत एंटीकोडन भुजा एंटीकोडन आर्म होती है, जिस पर 3 अयुग्मित क्षारक होते हैं, जिन्हें त्रिक ट्रिपलेट कहते हैं। जो नीचे की साइड में 3 जो पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, इसे इन तीनों पॉइंट को ही क्या कहा जाता है, त्रिक कहा जाता है। यहाँ पर नाइट्रोजन बेस देखने को मिलते हैं, जो कि विदाउट पेयरिंग वाले देखने को मिलते हैं। ये एमआरएनए में विशिष्ट कोडन का पूरक होता है तथा युग्मन पेयरिंग करते हैं। एमआरएनए के अंदर जो यहाँ पर पेयर देखने को मिलता है, जैसे कि AUG देखने को मिल जाए, तो इधर एमआरएनए है, ये टीआरएनए, यहाँ पे एक कोडन देखने को मिल रहा है। तो नीचे देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पर DGU। तो ये जैसे ही इस स्थल को देखेगा तो एमआरएनए से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। फिर पार्श्व में स्थित टीसी भुजा की सहायता से टीआरएनए राइबोसोम के बंधन स्थल करता है तथा DHU भुजा के एक विशिष्ट क्षार अनुक्रम होता है, जो टीआरएनए अणु में एमिनो अम्ल के संयोजन का निर्देशन करता है। जो टी साइज सी भुजा होती है, उसके सहायता से टीआरएनए जो होता है वो किससे ज्वाइंट होता है, राइबोसोम से जाकर ज्वाइंट होता है। और DHU जो भुजा होती है, इस पर एक विशिष्ट नाइट्रोजन बेस का अनुक्रम देखने को मिलता है, जो एमिनो अम्लों का क्या करता है, निर्देशन कर देता है। इन चारों भुजाओं को क्रमशः एमिनो अम्ल संलग्न स्थल, एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट, कोडोन अभिज्ञान स्थल, कोडोन रिकॉग्नाइज साइट, राइबोसोम अभिज्ञान स्थल, राइबोसोम रिकॉग्नाइज साइट तथा अभिज्ञान स्थल, रिकॉग्नाइज साइट कहते हैं। टी साइज सी एवं एंटीकोडन भुजा के बीच एक छोटी भुजा या लूप स्थित होता है, जिसकी संरचना विभिन्न टीआरएनए में भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था कि ये जो अपना टीआरएनए है, यहाँ पर ये वाला जो है वो कौन सा लूप है, टी साइज सी लूप है, और यहाँ पे एक छोटी सी भुजा है, छोटी आर्म है, और इधर क्या है, एंटीकोडन लूप है। तो टी साइज सी और एंटीकोडन जो लूप है उसके बीच में क्या पाया जाता है, एक छोटी सी भुजा पाई जाती है या छोटा सा लूप पाया जाता है, और इस लूप की जो संरचना होती है वो अलग अलग टीआरएनए में अलग अलग होती है। फिर हम बात करते हैं कि जो ईस्ट होता है उसके फिनाइल एलेनिन टीआरएनए, फिनाइल एनेलिन टीआरएनए जो होता है उसकी जो संरचना होती है, उसका जो 3D स्ट्रक्चर होता है, वो जो 3D स्ट्रक्चर होता है वो किस शेप में देखने को मिलता है, एल शेप में देखने को मिलता है, एल शब्द का देखने को मिलता है। और ये बात किसने बताई थी, एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम है SH किम, और इन्होंने ये बात 1973 के अंदर बताई थी कि जो ईस्ट होता है उसकी फिनाइल एलिलिन टीआरएनए जो होता है उसके 3D स्ट्रक्चर किस तरह की दिखाई देती है, एल आकार की दिखाई देती है, जो कि 20 एंगस्ट्रॉन मोटा होता है। जो कितने एंगस्ट्रॉन मोटा होता है, 20 एंगस्ट्रॉन मोटा होता है। जैसे कि अब इस स्ट्रक्चर में अपन देखें कि ये जो एमआरएनए, जब अपन ये जो टीआरएनए है उसको हमने पहले जो क्लोवर लीफ मॉडल लिखा था उसके अंदर हमें यहाँ पर 3 प्राइम दिख रहा था, और इधर क्या था, 5 प्राइम था, और यहाँ पर ये क्या थी, लूप्स थी, नीचे की तरफ क्या था, एंटीकोडन था। अब ये जो लूप है ना 3 प्राइम, ये ऐसे मुड़ जाए इस साइड से, और ये जो है वो ऐसे मुड़ जाए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 3 प्राइम OH यहाँ आ जाएगा और 5 प्राइम इधर आ जाएगा, और क्या होगा, इसके एंटीकोडन तो यही रहेगी, पर ये जो है ना ये थोड़ा यहाँ से मुड़कर इसके साथ ही हो जाए, तो यहाँ पर कौन सी आ जाएगी, टी साइज सी लूप बन जाएगी।
और ये जो DHU लूप है वो इसके सामने आ जाएगी, और इसके बीच में जो ये छोटी भुजा थी, जहाँ से ये जो छोटी भुजा है वहीं से टूटेगा, तो ये छोटी भुजा इस साइड खिसक जाएगी और वहां से ये दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमें एक एल शेप देखने को मिलेगा। इसी एल शेप को कहा जाता है। जैसे इस एल शेप की जो लंबाई है वो कितनी होती है, 77 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की मोटाई होती है वो कितनी होती है, ये जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि एक सेकेंड, यहाँ से हम देखते हैं कि जो 5 प्राइम OH सिरा यहाँ पर देखने को मिला है, 3 प्राइम OH सिरा यहाँ पे देखने को मिला है, CCL लूप यहाँ पर देखने को, एल के साथ जस्ट अपोज इसके साथ में कौन सा आ जाएगा, C-C लूप आ जाएगा। और इसके पास और एंटीकोडोन के बीच में क्या होनी चाहिए, एक लूप होना चाहिए, छोटी भुजा होनी चाहिए, लंब होना चाहिए। ये लंब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं दोनों के बीच में, और THU जो है वो यहाँ ऊपर की साइड देखने को मिल जाएगा, और एंटीकोडोन लूप जो है वो जैसे पहले थी वैसे की वैसे नीचे देखने को मिलेगी। तो इस तरह से जो है वो मुड़ जाता है, और मुड़ने की वजह से क्या होता है, एक ट्विस्ट, एक क्रॉस सेक्शन लेता हुआ, एक मरोड़ लेता हुआ क्या हो जाता है, TRNA मुड़ जाता है और किस शेप में आ जाता है, एल शेप में आ जाता है। और ये बात किसने बताई थी, MH किम ने बताई थी। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, एस ओकोला, एस ओकोआ, एस ओकोआ। और एस ओकोआ नामक साइंटिस्ट जो कि कब आते हैं, 1959 के अंदर आते हैं। और ये जो होते हैं, इन्होंने आर्टिफिशियली क्या किया था, RNA का संश्लेषण किया था, और इसके लिए इनको क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इसके लिए इनको क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। आर्टिफिशियली RNA का फॉर्मेशन करने वाले कौन थे, एस ओकोआ थे, और इन्होंने कब किया था, 1959 के अंदर किया था। और इनके लिए, इसी कार्य के लिए एस ओकाओ को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। एक नोबेल पुरस्कार होली को दिया गया था, कब दिया गया था, 1686 के अंदर दिया, 1668 के अंदर दिया गया था। और ये इनको किस लिए दिया गया था, इन्होंने tRNA की जो 3D स्ट्रक्चर बताई थी उसके लिए इनको मिला था। और 3D स्ट्रक्चर में कौन सा मॉडल बताया था इन्होंने, तो क्लोवर लीफ मॉडल बताया था, और इसी मॉडल के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। चलिए नोट्स में देखते हैं कि एस एच किम 1973 ने इष्ट के फिनाइल एलेनिन tRNA की त्रिविम संरचना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का वर्णन किया। इन्होंने बताया कि tRNA की संरचना एल आकार की होती है, जिसकी मोटाई 20 एंगस्ट्रॉम होती है। RNA के कृत्रिम संश्लेषण के लिए एस ओकोआ ने 1959 को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एस ओकाओ को 1959 के अंदर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ये वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।